तो हमारी पहली कवर स्टोरी कोरोना की अपडेट के साथ। देश में कोरोना की सुनामी लगातार बनी हुई है, लेकिन आज नए संक्रमण के मामले में थोड़ी सी राहत की खबर जरूर आई। 5 दिन में पहली बार नए मरीज का आंकड़ा 4 लाख से नीचे आया है। बीते 24 घंटे में 3,66,317 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। 3,700 से ज्यादा लोगों ने जान भी गंवाई। दूसरी तरफ 3,53,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। बीते दिन एक्टिव केसेस में सिर्फ 8,900 की बढ़ोतरी हुई। यह आंकड़ा पिछले 55 दिन में सबसे कम है। इससे पहले 16 मार्च को 10,934 एक्टिव केस बढ़े थे। कोरोना केसेस में आई इस कमी की एक वजह टेस्टिंग कम होना भी बताया जा रहा है। बीते दिन देश में सिर्फ 14,74,000 टेस्ट किए गए। इससे पहले यह आंकड़ा 18 लाख के पार था। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों की संख्या 2,26,00,000 के पार पहुंच गई है। वहीं अब कोरोना ने 2,46,000 से ज्यादा लोगों की जान ली। वहीं कुल एक्टिव केसेस की अगर हम बात करें तो अभी 37,41,000 से ज्यादा लोग इलाज करवा रहे हैं। और भले ही देश भर में लॉकडाउन न लगा हो, लेकिन इसकी मांग अब तेजी से उठने लगी है। लगातार बढ़ रहे कोरोना केसेस को देखते हुए देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ टेस्टिंग और वैक्सीनेशन के बीच राज्यों ने कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाना शुरू भी कर दिया है। तमिलनाडु, राजस्थान और पुडुचेरी में आज से 2 हफ्ते का लॉकडाउन शुरू हो गया है। कर्नाटक में 24 मई तक कड़े प्रतिबंध लागू होंगे। शनिवार से केरल में भी 9 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया है। पूर्वोत्तर में भी कुछ ऐसे ही हाल है। मिजोरम में आज से 7 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं सिक्किम में 16 मई तक कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। अब तक 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने यहां लॉकडाउन जैसी पाबंदियों का ऐलान कर चुके हैं। वहीं 14 राज्यों ने आंशिक लॉकडाउन किया है। कई राज्य लॉकडाउन को आगे भी बढ़ा रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इसमें शामिल हैं। कोरोना की तेज होती रफ्तार को देखते हुए अब सवाल उठने लगा है कि क्या देशव्यापी लॉकडाउन का वक्त आ गया है? क्या अब सरकार के सामने संपूर्ण लॉकडाउन ही एक विकल्प बचा है? और इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर रमन गंगाखेडकर साहब, पूर्व हेड एपिडेमियोलॉजी ICMR। बहुत बहुत स्वागत आपका रमन गंगाखेडकर साहब। देश में कोरोना की रफ्तार फिलहाल रुकती नहीं दिख रही। कुछ राज्यों को छोड़ दें तो वाकई हालात अभी भी चिंताजनक बने हैं। तो क्या कोरोना को रोकने के लिए सरकार के पास अब सिर्फ लॉकडाउन ही आखिरी विकल्प बचा हुआ है? हालांकि आप पहले कहते रहे हैं कि लॉकडाउन बहुत बड़ा विकल्प नहीं है, लेकिन अब मांगे बहुत सी संस्थाओं की ओर से भी उठ रही हैं। नहीं, क्योंकि ये मांग तो करेंगे लोग, क्योंकि उनको जो जैसे लगेगा ये सबसे आसान ढंग है कि जिससे शायद ज़्यादा लोगों को बीमारी न लगे। अगर उन्होंने ऐसे समझा तो शायद वो डिमांड भी करें। लेकिन सच्चाई ये है, आपने सुना होगा, WHO ने स्टेटमेंट दिया, CDC ने स्टेटमेंट दिया कि घर में अगर हम बैठे रहें, अगर हमें किसी को अगर इन्फेक्शन हुआ होगा तो वो घर के अंदर दूसरे लोगों को ट्रांसमिट कर सकता है। लोग शायद ये भी भूल गए होंगे कि हम पहली बार जब लॉकडाउन लगाए थे, लॉकडाउन लगाने के 15 दिन पहले और लॉकडाउन लगाने के 15 दिन बाद में जब हमने केसेस या डेथ्स की गिनती की हर रोज की, तो उसमें लॉकडाउन का असर आपको बहुत कम दिखाई देता है। तो ये कहना इसलिए है कि अगर जो लोग मरते हैं वो तो उनको हेल्थ सर्विसेज नहीं मिली या वो बीमारी लगने की वजह से मरते हैं, उसके ऊपर अगर असर नहीं होता है तो सेकेंड टाइम हमने लॉकडाउन लगाना, इससे ना तो वो हेल्थ के ऊपर बड़ा असर होगा, ना ये इस किस्म का असर होगा कि जिससे शायद केसेस एकदम कम हो जाए। केसेस कम होने को तकरीबन 10 से 15 दिन लगते हैं अगर कोरोना का लॉकडाउन लगाया तो, और उसके बाद में 15 दिन के बाद में डेथ्स कम हो सकते हैं। लेकिन अगर हम सब लोगों ने इस वक्त जैसे हम अभी कर रहे हैं, जहाँ जहाँ कैलिब्रेटेड लॉकडाउन है, हम ये भी देख रहे हैं कि लोग खुद के मन से जो लॉकडाउन लगाए हैं
ज़्यादा लोग बाहर फिरते हुए नज़र नहीं आते हैं। यही अगर हमने चालू रखा तो इसका इकोनॉमी पे जो बुरा असर हो सकता है वो नहीं होगा। और जो मेरे हाथ में है कि लॉकडाउन लगने के बजाय मैं मेरा थोड़ा बिहेवियर चेंज करूं, उससे हम सबको राहत मिलेगी, ऐसे सोचना शायद सही रहेगा। लॉकडाउन ये पूरे देश के लिए विकल्प करके मानना, ये सेकंड वेव के अंदर सही नहीं है। ठीक है डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर साहब, लेकिन अगर हम मुंबई का एक उदाहरण देखें जहां पर बहुत ही सख्त लॉकडाउन लगाया गया, और आज की अगर हम बात करें तो महज 1794 केस इस लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप भी हमें नजर आ रहे हैं। तो ये इसे हम कैसे देखें? क्या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर है या लॉकडाउन का असर, इसे किस तरह से देखा जाना होगा? नहीं, बम्बई की बात अलग ही है। सबसे पहले एक समझना पड़ेगा, वो लॉकडाउन से अगर इफेक्ट होना था तो वहां तो असर बहुत जल्दी दिखाई देना शुरू हो गया। उसका कारण यह है कि वो लॉकडाउन की वजह से सिर्फ कम हुआ है ऐसे बोलना गलत है। उनके कई सारे बाकी मेजर्स जो थे, किसको कैसे टेस्ट करेंगे, एक सेंट्रलाइज्ड कमांड रखना है, लोगों को अपील करना है, अब कम्युनिटी थोड़ी इन्वॉल्व करने के लिए जो सीबीओज होते हैं उनको इन्वॉल्व करना है, उसका सारे चीज़ों का असर आपको दिखाई दे रहा है। दूसरी बड़ी बात, आप बम्बई बम्बई में जितना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बाकी शहरों के हिसाब से अगर आप देखें तो कई गुना अच्छा समझा जाता है। अब इस हालत में आपने वो भी देखा कि बड़े सीसीसीज जो कोविड केयर सेंटर्स जो होते हैं उनको भी फिर खोला गया, जो पहले बंद हुए थे वहाँ भी मरीजों को वहाँ एडमिट किया गया। पॉपुलेशन डेंस रहते हुए भी जब मरीज अपने घर में रहने के बजाय वो अगर वो सीसीसी में जाके रहता है तो उसकी वजह से ट्रांसमिशन रोकने में भी उतनी ही आसानी होती है। तो ये सारों का असर बम्बई में जो अच्छे काम हुए हैं उसका असर हमको दिखता है, जिससे वो केसेस कम हुए हैं। वो सिर्फ लॉकडाउन को एट्रीब्यूट करना ये सही नहीं होगा। बिल्कुल। तो बहुत ही फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से लॉकडाउन असरदार हो सकता है, लेकिन बाकी चीजों पर ज्यादा ध्यान होगा। लॉकडाउन आखिरी विकल्प है ऐसा बिल्कुल नहीं है, डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर साहब का मानना। डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर साहब, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अहम चर्चा हम करेंगे इसके और पहलुओं पर। बढ़ते हैं आगे। देश भर में कोरोना वैक्सीन लगवाई जा रही है और इस महामारी से बचने के लिए सावधानी के साथ वैक्सीन ही एकमात्र रास्ता है। एक तरफ जहां सरकार वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाने में जुटी है, वहीं वैक्सीनेशन की आड़ में प्राइवेट अस्पतालों ने लूट मचानी शुरू कर दी है। प्राइवेट अस्पतालों में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के अलग अलग दाम वसूले जा रहे हैं। कोविशील्ड की कीमत में 6 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है। दिल्ली एनसीआर में किसी भी प्राइवेट अस्पताल में कोविशील्ड लगवाने के लिए आपको 850 से 1000 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। मुंबई में भी यही हाल है। यहां पर कोवैक्सीन या कोविशील्ड की एक डोज के लिए आपको 1000 से 1500 रुपए के बीच चुकाने पड़ सकते हैं। सवाल यह है कि आखिर प्राइवेट अस्पताल में कोविड वैक्सीन के रेट में इतना फर्क क्यों है, और वैक्सीन की इन बढ़ी हुई कीमतों से क्या लोग वैक्सीन लेने से डिस्करेज होंगे या उन्हें हतोत्साहित होंगे? किस तरह से ये चीजें फर्क कर रही हैं, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर हेमंत पी ठक्कर। आप हैं कंसल्टेंट फिजिशियन और कार्डियो मेटाबॉलिक स्पेशलिस्ट। मुंबई से कई बड़े अस्पतालों से आप जुड़े हुए हैं। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर ठक्कर, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा कि ये जो वैक्सीन की कीमत को लेकर जो इस वक्त चीजें सामने आ रही हैं और अलग अलग अस्पताल अलग अलग चार्ज वसूल रहे हैं, वैक्सीन को लेकर पहले से ही एक तरह से लोग डरे हुए थे कि वैक्सीन लगवाएं कि ना लगवाएं। अब थोड़ी बहुत वो एनकरेज हुए हैं हालात देख के या डरे हुए हैं उन सब के बीच। लेकिन क्या ये डिस्करेज नहीं करेगा अगर इतने दाम वसूले जाएंगे, और क्या फैक्टर होते हैं जो प्राइवेट अस्पताल इतना ज्यादा वसूलते हैं? मैं तो मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन में इतना नहीं हूं कि आपको बता सकूं कि भाई ये क्या फैक्टर्स है, मगर एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि लोग वैक्सीनेशन लेने के लिए जनरल सेंटर्स, गवर्नमेंट सेंटर्स और म्युनिसिपल सेंटर्स जाने को डरते थे, क्योंकि वहां क्राउड होता था, वहां इतनी 5 स्टार सुविधा नहीं होती थी, वहां आपको आधा घंटा बैठने के लिए
शायद एयर कंडीशन रूम या आपको थोड़ी और ज्यादा सुविधा नहीं मिलती थी। अब जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मिलने लगा है तो लोगों को लाइन में भी नहीं खड़ा रहना है, लोगों को सुविधा भी चाहिए, लोगों को क्राउडिंग भी नहीं चाहिए, सेपरेट रूम में भी जाना है। तो ये सब चीजों के लिए मैं ये नहीं सोचता हूं कि 850 या 1000 रुपया ज्यादा है, क्योंकि रेमडेसिविर का एक वायल भी 3000 रुपये में लोग तरसते थे लेने के लिए जब जरूरत नहीं थी। हमारे कई पेशेंट थे जिन्हें हमें कहना पड़ा कि आपको रेमडेसिविर की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी करते थे। तो अगर कोई प्राइवेट पेशेंट को सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके ये सब सुविधा लेके करना है, तो हमारे पास इतने वैक्सीन नहीं है कि लोगों के लिए कम पड़ेगा, ज्यादा पड़ेगा या लोगों को डरा देगा। हमारे पास वैसे भी वैक्सीन कम है, तो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स रेशन्ड वैक्सीन में उनका दाम सुविधा के लिए थोड़ा ऊंचा करते हैं, तो मुझे कोई ये सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं दिखता है। हाँ, अगर 10 गुना ज्यादा या बहुत एग्जॉर्बिटेंट प्राइस हो तो मैं ये सोच सकता हूं, मगर मोस्ट प्राइवेट सेंटर्स में 850 1000 का रेट है। प्राइवेट सिस्टर्स है, सुविधाएं हैं। मैं तो इतना कहूंगा कि खोल दो सब लोगों के लिए, जिनको जहां जाना है जाने दो, वैक्सीनेशन की गति बढ़ा दो। प्राइवेट वाले प्राइवेट में जाएंगे, जनरल वाले जनरल में जाएंगे। वैक्सीन तो वही है, हम कोको कोला ईरानी होटल में पिए या रास्ते में पिए या ताजमहल होटल में पिए, कोको कोला तो वही है। अगर आप सब लोग को वैक्सीन दे दीजिए, गति बढ़ाइए। बिल्कुल, सबसे बड़ी जरूरत वैक्सीनेशन में तेजी लाने की, और ये वक्त की जरूरत है, इसके ऊपर सभी का जोर। डॉक्टर ठक्कर, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अलग पहलू पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। तो देश में 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगना शुरू हो चुकी है और इसके लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। हाल ही में कोविन पोर्टल में गड़बड़ियों की शिकायत के बाद इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। अब अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो आपके मोबाइल पर 4 डिजिट का OTP आएगा, जिसे आपको वैक्सीनेशन सेंटर पर दिखाना होगा। इससे यह वेरीफाई होगा कि ये अपॉइंटमेंट आपने ही बुक किया था। साथ ही इससे वैक्सीनेशन के डेटा में भी गड़बड़ी नहीं होगी। चलिए आपको बताते हैं कि बदलाव के बाद रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आखिर होगी क्या। तो सबसे पहले cowin.gov.in पर पोर्टल पर आप जाएं और रजिस्टर या साइन इन योरसेल्फ पर क्लिक करें। अपना मोबाइल नंबर यहां पर दर्ज करें और गेट OTP पर क्लिक करें। मोबाइल में आए OTP को आप जब यहां पर डालेंगे तो एक वेरिफिकेशन रीडायरेक्ट होगा और इसके बाद वैक्सीन के लिए रजिस्टर आप कर पाएंगे। यहां आपको फोटो ID प्रूफ, नाम, जेंडर और जन्म का साल डालना होगा। ध्यान रहे, जो भी जानकारी आप डाल रहे हो उसे फोटो ID प्रूफ के हिसाब से ही एंटर करें। वैक्सीनेशन के वक्त ये ID प्रूफ आपको साथ ले जानी होगी। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यहां खत्म हो जाएगा। अब आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर पाएंगे। अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए रजिस्टर्ड व्यक्ति के नाम के आगे शेड्यूल पर क्लिक करें। यहां पिन कोड या जिले के आधार पर अपना नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर सर्च करें। यहां पर आप एज ग्रुप, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, फ्री या पेड वैक्सीन का ऑप्शन चुन सकते हैं। अपनी सहूलियत के हिसाब से अपॉइंटमेंट बुक करें। अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद आपको कंफर्मेशन मैसेज मिलेगा, जिसमें 4 अंकों का एक कोड होगा। इस कोड को वैक्सीनेशन के वक्त संबंधित स्वास्थ्य कर्मी को आपको दिखाना होगा। दरअसल काफी लोगों की मांग थी कि उन्हें कौन सी वैक्सीन लगे, इसे चुनने का अधिकार उन्हें दिया जाए। इसके तहत ही कोविन पोर्टल पर यह अहम बदलाव किए गए हैं। और कोरोना के कहर से बचना है तो सबको वैक्सीन लगाना जरूरी है, लेकिन देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार इतनी धीमी है कि अगर इसी स्पीड से वैक्सीनेशन जारी रही तो 18 साल से ऊपर वाले सभी लोगों को वैक्सीन लगने में 3 साल से ज्यादा का वक्त लग जाएगा। आंकड़ों पर अगर हम गौर करें तो आंकड़ों के मुताबिक वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, जबकि वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या काफी कम है। 1 मई से 7 मई के बीच कोविन पोर्टल पर 2 करोड़ 42 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जबकि अब तक
19 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। वैक्सीनेशन की बात करें तो 1 मई से 7 मई के बीच एवरेज 16,60,000 डोज रोज दिए गए, जबकि अप्रैल की शुरुआत में यह आंकड़ा 40 लाख से अधिक था। अगर गणित लगाएं तो अब तक जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है उतने लोगों को वैक्सीन लगने में ही 3 महीने का वक्त लग जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक राज्यों के पास अभी 72 लाख डोज हैं और अगले 3 दिन में उन्हें 42 लाख डोज और दिए जाएंगे, यानी कुल मिलाकर 1 करोड़ 14 लाख डोज। लेकिन ये डोज पिछले हफ्ते रजिस्ट्रेशन कराने वाले 50% लोगों को कवर करने के लिए भी काफी नहीं है। इससे पहले जब सिर्फ फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीकाकरण हो रहा था तो ऐसे लोगों की संख्या करीब 34 करोड़ थी। अब 18 से 44 साल तक के 60 करोड़ लोग भी इसमें जुड़ गए हैं। इतने लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए अगर अभी से एवरेज 17 लाख डोज रोज की तुलना करें तो सभी को वैक्सीन की दोनों डोज लगाने में करीब 1000 दिन लग जाएंगे, यानी करीब 3 साल। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर रमन गंगा खेडकर साहब और डॉक्टर हेमंत ठक्कर। डॉक्टर रमन गंगा खेडकर साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। एक जो आंकड़े हमने पेश किए और जो फिलहाल गति है वैक्सीनेशन की देश में एवरेज, उसे देखते हुए यह साफ तौर पर लग रहा है कि कम से कम अगर यही गति रही तो 3 साल लग जाएंगे। क्या वाकई वैक्सीनेशन की तेजी को लेकर बहुत ज्यादा प्लान नहीं बन रहे हैं? कहां कमी आपको नजर आ रही? नहीं, सबसे बड़ी कमी जो है वो वैक्सीन के डोसेज की अवेलेबिलिटी। नहीं, इस वक्त कई कारण होंगे जिसकी वजह से हमको वो वैक्सीन के डोज मिल नहीं रहे हैं, लेकिन जैसे बार बार न्यूज़ में भी आ रहा है, बार बार सरकार भी कह रही है 22 मई को कोविशील्ड की जो डोसेज है वो पहली बार ज़्यादा तादाद में डिलीवर हो जाएंगे। कोवैक्सीन वालों ने भी उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ा के अच्छे लेवल पे ला के रखी है। तो शायद जिस ढंग से अभी तक हमारा परफॉर्मेंस रहा वो सुधरने का एक चांस है, लेकिन हमको एक समझना पड़ेगा, हमको सारे कदम उठाना पड़ेगा कि कैसे तेजी से हम ये वैक्सीनेशन दे पाएंगे। अभी स्पुतनिक वी की जो वैक्सीन है वो भी अभी आना है, वो भी शुरू हो जाएगी। कैडिला की जो वैक्सीन है उसके भी फेज 3 के जो ट्रायल्स हैं उसके इंटरिम एनालिसिस के रिजल्ट्स शायद कुछ ही 1 या 2 हफ्ते के अंदर मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद में रेगुलेटर अपना उसके ऊपर भी ओपिनियन दे देगा। और उसके साथ में सीरम इंस्टीट्यूट जो है उनकी और एक वैक्सीन है नोवावैक्स के साथ में उन्होंने डेवलप की वाली, वो जो कोविवैक्स करके जो वैक्सीन है वो भी शायद आगे अभी फेज 1 और 2 तो हो रही है, ख़त्म होने को आई है। फेज 3 उनको जो ब्रिजिंग ट्रायल करना है वो शायद सितंबर महीने तक ख़त्म हो जाएगी। शायद उसके बाद में हमारे पास हर किस्म के वैक्सीन के डोज रहेंगे। और इसके साथ में भी भारत बायोटेक की जो नेज़ल वैक्सीन है वो नेज़ल वैक्सीन फेज 1 और 2 हो चुकी है। अभी इस हालत में शायद हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर कामयाब है ऐसे अगर पता चला तो हम तेजी से वैक्सीनेट करने का दौर भी शुरू कर पाएंगे। बिल्कुल बहुत सारे विकल्प जो हैं आने वाले वक्त में हमारे सामने खुले रहेंगे। डॉक्टर हेमंत ठक्कर साहब, एक अहम सवाल ये कि जब बात थर्ड वेव की हो रही हो और बहुत सी चिंताएं इसे लेकर जाहिर की जा रही हों और दूसरी लहर में ही हम ये देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन की गति और वैक्सीन की अवेलेबिलिटी और बाकी चीज़ों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो क्या आपको स्ट्रेटेजिक वाइज कमी नजर आ रही है या टेक्निकली अगर हम देखें तो कहां अड़चनें ज्यादा नजर आ रही? भाई, सेकेंड वेव का लेसन तो हमें ये जरूर मिला है कि कभी भी जब लॉकडाउन अनवाइंड भी करो तो इस तरह आप अनवाइंड करो कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग एंड अननेसेसरी जो बिना कारण लोग ग्रुप्स में मिलते थे, जुलते थे, उसको आपको बंद रखना पड़ेगा। कब तक बंद रखना पड़ेगा? जब तक आपका वैक्सीनेशन का प्रोसेस इतनी स्पीड से, इतनी झड़पी से आगे नहीं बढ़े कि आपके 10, 12, 15% लोग और वैक्सीनेट हो जाए। अभी आप देखते हैं लंदन और अमेरिका और इजराइल कब उनकी सोसाइटी को खोल दिए हैं
कि जब उनके सब्सटेंशियल नंबर ऑफ लोग के वैक्सीनेशंस खत्म हुए हैं। तो सेकेंड वेव में हम इतना ही कहेंगे कि जितना हो सके आप वैक्सीनेशन ले लीजिए, और सेकेंड वेव अनवाइंडिंग के बाद भी अगर थर्ड वेव आपको प्रिवेंट करना है तो वैक्सीनेशन एक है, मगर आपकी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको आप भूलिए नहीं। हिंदुस्तान बड़ा देश है, बड़ी पॉपुलेशन डेंसिटी है, हमें सब लोगों को अच्छे परसेंटेज लोगों को वैक्सीनेशन देना थोड़ा और वक्त लगेगा। तो वक्त के साथ चलिए, आप कोई फायदा ना उठाइए कि नंबर्स फिलहाल गिर गए हैं और हम वापस फ्री हो गए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, बेसिक्स पर ध्यान देना होगा। डॉक्टर ठक्कर, एक और अहम सवाल यह है कि वेस्टेज को लेकर भी बहुत सवाल उठते रहे हैं और खास तौर पे कई राज्यों से ये शिकायतें सामने आती रही हैं कि जो वैक्सीन है उसका कहीं ना कहीं बेजा, मतलब उसकी वेस्टेज का बड़ा सवाल उठता रहा। उसके इस्तेमाल के प्रोटोकॉल और इसकी जो ट्रेनिंग है उसमें भी कई जगह पे खामियां देखी गई। क्या ऐसी चीजें भी ऑब्जर्व की हैं आप लोगों ने? अभी ये वेस्टेज का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है क्योंकि गवर्नमेंट ने 18 साल के ऊपर के हर सिटीजन को अलाउ कर दिया है। हम काफी सेंटर्स पे देखे हैं कि 3 बजे के बाद जब 1 घंटा रहता है और अपॉइंटमेंट वाले पेशेंट नहीं आते हैं तो कई लोगों को, जैसे स्टैंड बाय टिकट होती है प्लेन में, हमने कई लोगों को 2 बजे 3 बजे के बाद स्टैंड बाय पे रखते हैं और उनको वैक्सीनेशन दे देते हैं। तो ये अभी जो खुल गया है सब लोगों के लिए तो वेस्टेज का प्रॉब्लम कम होगा। हाँ, पहले थोड़ा होता था क्योंकि वो फिक्स्ड प्रोटोकॉल था किनको देना किनको नहीं देना, मगर अभी हमारी यही तमन्ना है कि वेस्ट नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल, सबकी यही कोशिश। आप दोनों हमारे साथ इस शो में लगातार बने रहिए। आगे भी आपसे एक और अहम मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और उसी लेकर चिंताएं लगातार बढ़ती हुई। तो कोरोना लगातार खतरनाक होता जा रहा है और इसमें सबसे बड़ा रोल निभा रहा है भारत में कोरोना का डबल म्यूटेंट वेरिएंट। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कोरोना को लेकर चेताया है। उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना का जो वेरिएंट है वो काफी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। उनके मुताबिक ये वेरिएंट लगातार म्यूटेट होता जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि इसमें कुछ म्यूटेशन वैक्सीनेशन तक को बेअसर कर सकते हैं। एक इंटरव्यू में सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि इस वेरिएंट के कुछ ऐसे म्यूटेशन तैयार हो रहे हैं जो वैक्सीनेशन से तैयार होने वाली एंटीबॉडीज को भी चकमा दे सकते हैं। WHO वैज्ञानिक ने यह भी कहा कि देश में अचानक से कोरोना विस्फोट के पीछे का कारण यह नया वेरिएंट है जो कि बहुत ही ज्यादा संक्रामक और जानलेवा है। उन्होंने कहा कि इससे बचने का एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन में तेजी लाना है। स्वामीनाथन ने कहा कि डबल म्यूटेशन वाला नया वेरिएंट अब रोजाना लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। बता दें कि भारत में डबल म्यूटेंट वाला वेरिएंट अक्टूबर में मिला था। उसके बाद इसके चलते कई लोगों की जान जा चुकी है। और लगातार इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बने हुए डॉक्टर रमन गंगाखेडकर साहब और डॉक्टर हेमंत ठक्कर साहब। डॉक्टर रमन गंगाखेडकर साहब, इस म्यूटेट होते वायरस ने चिंता बढ़ाई हुई है। हम आंध्रा वेरिएंट की बात कर रहे हैं, हम गुजरात के कुछ केसेस की बात कर रहे हैं और हर दिन कुछ ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं हैरान परेशान कर रहे हैं। और WHO की वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन के बारे में भी आपने सुना होगा, उन्होंने जो बयान दिया उसके बारे में भी क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, ये जो अभी तक म्यूटेंट्स आए थे उनको, सारे म्यूटेंट्स को हम 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। उसमें उनको एक जो था वो म्यूटेंट सिर्फ इंटरेस्ट का करके देखा करते थे, लेकिन अभी ये जो है ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी सेकेंड लेवल पे 1.6.1.7.2 करके जो म्यूटेंट है जिसको हम डबल म्यूटेंट करके बोलते हैं वो उसको पाया गया है। और शायद इसके ऊपर जो भी एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर में वैक्सीन लेने के बाद में मिलती है उसका जो असर होता है वो असर हमको प्रोटेक्टिव उतना नज़र नहीं आएगा, क्योंकि
उसमें हमको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में एंटीबॉडीज अगर रहे तो ही हमको वो प्रोटेक्ट कर पाएंगे, ऐसे दिखता है। लेकिन क्या अभी हम वो स्टेज पे पहुंचे हैं कि इसकी वजह से बहुत परेशान होना है? परेशान अभी ये वेरिएंट की वजह से नहीं, अगर इसके साथ में और कोई वेरिएंट तैयार हुआ, क्योंकि ये जो वेरिएंट्स तैयार हो रहे हैं ये हम इसको कन्वर्जेंट इवोल्यूशन करके बोलते हैं। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन यानी जहाँ भी कहीं भी एक जगह पे म्यूटेंट शुरू हुआ, शायद इंग्लैंड में हुआ होगा, तो वही म्यूटेंट आगे चल के जब साउथ अफ्रीका में वो एक बार एंट्री करेगा तो वो साउथ अफ्रीका में जब पनपेगा तो वो एडिशनल म्यूटेशन जमा करता है और नेक्स्ट कंट्री में गया तो और एडिशनल म्यूटेशन जमा होते हैं। उस किस्म की जो बात है उसकी वजह से अभी तक एक इतना ही मालूम है कि इसका वैक्सीन पे थोड़ा असर होगा, लेकिन अभी जो इंडिया में म्यूटेंट है वो वैक्सीन उसको संभालने में कामयाब नहीं होगी, ऐसे समझना शायद गलत रहेगा। लेकिन हमारे नंबर्स जल्दी कम करना चाहिए, क्योंकि म्यूटेशंस जो होते हैं वो जितनी ज़्यादा बार रिप्रोडक्शन करेगा या रिप्लिकेट करेगा विषाणु, उतने ज़्यादा म्यूटेशंस होते हैं, तो ज़्यादा तादाद में हमारे यहाँ जो इन्फेक्शन हो रहा है वो सारे दुनिया के लिए एक वरी का मामला है। इसकी वजह से आप देख रहे हैं हर एक देश हमको मदद करने आ रहा है, लेकिन अभी के तौर पे डरना नहीं है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है और जिनको वैक्सीन मिलती है उन लोगों ने वैक्सीन लेके जितना हो सके उतना ये बीमारी लगने से बचने की कोशिश करना है। नया वेरिएंट फिर उतना खतरनाक नहीं आएगा। बिल्कुल डॉक्टर ठक्कर, जाहिर सी बात है कि इस नए वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। आंध्रा वेरिएंट की बात की जा रही है और हालांकि उसके बारे में थोड़ी बहुत खबरें ये हैं कि शायद वो कुछ ही केसेस ऐसे मिले हैं और बहुत ज़्यादा उसके विस्तार की बात नहीं की जा रही है, वो भले ही राहत की बात हो, लेकिन फिलहाल बहुत से ऐसे केसेस, और मेरे ख्याल से आप लोग भी रेगुलर स्टडी कर रहे होंगे, बहुत सी ऐसी बातें सामने आ रही हैं जहां आंखें चली जा रही हैं, जहां कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हो जा रहे हैं। ये चिंता बढ़ा रही है मेडिकल प्रोफेशनल्स की भी। देखिए, म्यूटेशन दो किस्म के होते हैं। एक म्यूटेशन जिनमें वायरस ज्यादा स्मार्ट होके काफी तेज हो जाता है और ह्यूमैनिटी के लिए खराब ये चीज है, मगर दूसरा म्यूटेशन जो है वो वायरस डाउनग्रेड हो जाता है, इतना इन्फेक्टिव नहीं होता है। तो हमको म्यूटेशन ना देखते हुए, जैसे हमारे कोलीग ने कहा, हिंदुस्तान में लोग अपना ये रोज का ड्यूटीफुल जो काम करना है वो छोड़ के एक तीसरी बात म्यूटेशन पे चले गए। क्या आप वैक्सीन लेते हैं? क्या आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हैं? क्या आप सारे प्रोटोकॉल का पालन करते हैं? अगर आप करते हैं तो आप ये म्यूटेंट का देखिए। आपको वैक्सीन में लेने भी झिझक है, आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी नहीं रखना है, और आपको व्हाट्सएप, गूगल और न्यूज में देखना है म्यूटेंट आ गया, अभी क्या होगा। जैसे डॉक्टर गंगाखेडकर ने कहा, आप वैक्सीन लीजिए। म्यूटेंट वही वायरस यहां से आंध्रा जाएगा तो आंध्रा में किस प्रकार का म्यूटेशन होगा पता नहीं। कोरोना फैमिली तो एक है, उसके अलग अलग छोटे छोटे म्यूटेशन होते हैं। अगर आप उनका स्प्रेड कम कर दो तो ऑटोमेटिकली वायरस वीक हो जाता है। हाँ, ये वायरस ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, ज्यादा इन्फेक्टिव है, इसके हिसाब से कॉम्प्लिकेशंस भी थोड़े बढ़ते हैं, मगर उसका आप देखते हुए आप म्यूटेशन में रात खराब करें, इससे अच्छा कि आप लाइन में खड़े रह के आप वैक्सीन ले लीजिए, घर में बैठ के शादियों में नहीं जाइए और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लीजिए। आपके माध्यम के प्रकार से मैं ये कहूंगा कि आप अपनी ड्यूटी और अपना नियम और अपना पालन करेंगे तो कोई म्यूटेंट आपको कोई कुछ कर नहीं सकता है। बिल्कुल, बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही क्लियर मैसेज डॉक्टर ठक्कर के जरिए और डॉक्टर रमन गंगाखेडकर साहब ने साफ तौर पर बताया कि क्या चीज़ें हैं जिनकी ओर हमें देखना होगा और बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस बेसिक्स पर ध्यान देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ठक्कर। डॉक्टर रमन गंगाखेडकर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इस अहम विश्लेषण के लिए। तो अहम बातें हमने आपको बताई क्या कुछ हो रहा है, लेकिन दुनिया में
कोरोना वायरस जो अगर हम देखें तो 2020 में अचानक नहीं आया, बल्कि इसकी तैयारी चीन 2015 से कर रहा था। खुलासा हुआ है चीन की सेना 6 साल पहले से कोविड-19 वायरस को जैविक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की साजिश रच रही थी। और अगर आपने कहीं भी पढ़ा है कि कोवैक्सीन अब बच्चों को भी लगाई जाएगी, तो इस पर सरकार का जवाब सुन लीजिए। दरअसल बीते दिनों एक ट्वीट खूब वायरल हुआ। इस ट्वीट में दावा किया गया था कि 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को भी अब कोवैक्सीन दी जाएगी। ट्वीट में दावा किया गया कि सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। अब सरकार की तरफ से इसका खंडन किया जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि ऐसी कोई मंजूरी फिलहाल नहीं दी गई है और ये पूरी तरह फेक न्यूज है। बता दें कि फिलहाल सिर्फ 18 से और उससे ज्यादा उम्र वालों को ही वैक्सीन लगाई जा रही है। बच्चों के लिए अभी किसी तरह की वैक्सीन को भारत में मंजूरी नहीं मिली। हालांकि एक्सपर्ट्स ने चेताया है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक साबित होगी। ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द कदम उठाने की जरूरत है। और हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा अब असम के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेने के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगले 5 साल में असम की गिनती टॉप 5 राज्यों में होगी। इधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के 43 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। 43 सदस्यीय मंत्रिमंडल में पूर्व वित्त मंत्री अमित मित्रा और पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी सहित कई नए चेहरों को मौका मिला है। ममता बनर्जी की इस टीम में 25 पुराने और 18 नए चेहरे शामिल हैं। अमित मित्रा और 2 अन्य विधायकों ने वर्चुअली शपथ ली। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने नंदीग्राम से विधायक और कभी ममता बनर्जी के करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता चुना है। बीजेपी के इस फैसले के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मैं राज्य के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए काम करूंगा। मैं सरकार को सकारात्मक प्रयासों के लिए मदद करूंगा, लेकिन राज्य में हो रही हिंसा के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। अब देखते हैं संकट काल की कुछ अच्छी खबरें। कोरोना संकट काल में एक ओर जहां गांव में कोरोना की लहर तेज हो रही है, तो दूसरी तरफ कुछ जगहों पर ग्रामीण नई मिसाल पेश कर रहे हैं। बिहार के गांव में कोरोना काल में घर लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिया जा रहा है। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के ग्रामीण इलाकों में कोरोना संकट काल के बीच उम्मीद वाली कहानी भी बुनी जा रही है। सिलाई मशीनों पर हाथ चला रहे ये लोग कभी नोएडा के फैक्ट्रियों में कपड़ा सिलने का काम करते थे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में इन लोगों को लॉकडाउन में वापस बिहार लौटना पड़ा। अलग शहरों से लॉकडाउन में वापस लौटे मजदूर यहाँ मालिक बनकर कोरोना से जुड़े सामान बना रहे हैं। फिलहाल यहाँ रोजाना हजारों की संख्या में मास्क तैयार कर अलग अलग शहरों में भेजे जा रहे हैं। यहाँ काम करने वालों की सेहत का भी ध्यान रखा जाता है। सभी कामगार मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर काम में जुटे हुए हैं। देश के कई गांव में लोग कोरोना के प्रति काफी जागरूक हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के करंज कला ब्लॉक में लोगों में कोरोना को लेकर गंभीरता आई है। गांव के ही कुछ लोग मिलकर ग्रामीणों में कोरोना की सावधानी को लेकर अभियान चला रहे हैं। जौनपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी मान रहे हैं कि गांवों में टेस्टिंग को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र के लोग टेस्ट कराने के लिए आगे आ रहे हैं। कोरोना को ग्रामीण भारत में फैलने से रोकने के लिए 3 सबसे बड़ी चीजें करने की जरूरत है। पहली, गांव के लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक करना।
गांव में टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाना और तीसरा गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना। अगर गांव को कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाना है तो गांव, सरकार और स्थानीय प्रशासन को मिलकर कोरोना को हराने के लिए कदम उठाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इधर बाजार ने कारोबारी हफ्ते की शुरुआत तेजी के साथ की है, जहां सेंसेक्स 296 अंक बढ़कर 49,500 के पार बंद होने में कामयाब रहा। वहीं निफ्टी 119 अंक की मजबूती के साथ 14,942 के स्तर पर बंद हुआ। आज ग्लोबल बाजार से सहारा मिला। घरेलू बाजार से भी कोई खराब संकेत नहीं थे और ज्यादातर सेक्टर में तेजी देखने को मिली। इसी के साथ बाजार लगातार चौथे दिन हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। और बात करें अगर अमेरिकी बाजारों की, तो आज अमेरिकी बाजारों में डाउ जोन्स आप देख सकते हैं कि यहां पर हरे निशान में कारोबार करता हुआ, नैस्डैक लाल निशान में कारोबार करता हुए, तो मिले जुले संकेत ग्लोबल बाजारों से शुरुआती तौर पर नजर आ रहे हैं। तो भारतीय बाजारों में बेहतर संकेत, तो वहीं ग्लोबल बाजारों में मिले जुले संकेत हैं और एक बेहतरी जो है वो कल भी नजर आ सकती है अगर हम भारतीय बाजारों की लिहाज से देखें, क्योंकि एक बेहतर संकेत आज नजर आए भारतीय बाजारों में। तो यूएस बाजार से मिले जुले संकेत इस वक्त नजर आते हुए और भारतीय बाजार बेहतर संकेत देते हुए हमारे साथ जुड़ गए हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। बस थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम इस पर चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि किस तरह की स्ट्रेटजी हम आगे बढ़ाएं इन सब बातों को देखते हुए। लेकिन साफ तौर पर एक बेहतर संकेत भारतीय मार्केट को देखते हुए, जहां अगर भारतीय बाजार की बात करें तो 296 अंक बढ़कर 49,500 के पार बंद होने में भारतीय बाजार कामयाब रहे। वहीं निफ्टी की अगर हम बात करें तो 119 अंक की मजबूती नजर आई। 14,942 के स्तर पर निफ्टी बंद हुआ और ग्लोबल बाजारों से मिले जुले संकेत इस वक्त नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ जुड़ गए हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन साहब। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत जी बिजनेस में। अमेरिकी बाजारों में आज भी तेजी का सिलसिला जारी है और कुछ मिले जुले संकेत भी नजर आ रहे हैं। कल भारतीय बाजार में कैसा एक्शन दिखेगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कुछ प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। कहीं ना कहीं काफी यूफोरिक हो चुका है, मिड कैप स्मॉल कैप जबरदस्त चल रहे हैं। और आज भी अगर FII के बाइंग के आंकड़े देखें तो उन्होंने कैश मार्केट में बाइंग की है, तो वो लोग बहुत ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक हो रहे हैं और क्वार्टरली रिजल्ट का समय चल रहा है, तो काफी मार्केट चल रहा है। बट दूसरी तरफ आप देखें तो वो लोग एफएनओ में, फ्यूचर्स में और इंडेक्स में बेच के गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक रहे, यूफोरिया में नहीं फंसे निवेशक और कहीं ना कहीं क्वालिटी के साथ स्टिक करें और लिवरेजिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं दें। तो मुझे लगता है मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन, एक 15,050 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो कि 2-3 बार मार्केट छू के आया है। तो लेट्स सी 15,100 का करता है क्या, उसके बाद एक नया डायरेक्शन आएगा, बट दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो बहुत ज्यादा गिरावट भी नहीं लगती है, तो बहुत ज्यादा मुझे यहाँ से तेजी भी नहीं लगती है। एक रेंज बाउंड ऊपर के लेवल्स पे रेजिस्टेंस मिलती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे संदीप जी आपका इस अहम विश्लेषण के लिए, अहम राय के लिए। बढ़ते हैं अगली अहम खबरों की ओर। कोरोना की दूसरी लहर ने ऑटो इंडस्ट्री की रिकवरी पर ब्रेक लगा दिया है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कहना है कि वित्त वर्ष 2020-21 में सभी कैटेगरी में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन 30% घट गया है। ये 8 साल में सबसे कम रहा है। एसोसिएशन का कहना है कि मई के पहले 9 दिन में ही कंज्यूमर सेंटीमेंट काफी कमजोर रहा। इसकी बड़ी वजह करीब 95% भारत में लगा लॉकडाउन है। एसोसिएशन का कहना है कि अब उसे अच्छे मॉनसून से ही उम्मीद है। इधर पेट्रोल और डीजल के दाम में एक बार फिर आग लगने लगी है। आज दिल्ली में पेट्रोल 26 पैसे महंगा होकर 91 रुपए 53 पैसे और डीजल 33 पैसे महंगा होकर 82 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों में भी पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। कई जगहों पर पेट्रोल फिर से 100 के पार निकल गया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में पेट्रोल 102 रुपए, वहीं महाराष्ट्र में 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। इस साल पेट्रोल डीजल के दाम जनवरी में 10 बार और फरवरी में 16 बार बढ़े। वहीं मार्च महीने में 3 बार और अप्रैल में 1 बार
पेट्रोल डीजल के दाम में कमी आई है। इस महीने अब तक 5 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। और इंडिया 360 डिग्री में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।